अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। हिस्ट्री 8th क्लास, NBF 8th क्लास, पेज नंबर 56 पे आ गए हैं हम लोग और हम पढ़ रहे थे खिलाफत मूवमेंट। इसका थोड़ा सा पार्ट हमारा 56 पेज पे भी था। द खिलाफत मूवमेंट हेल्प्ड क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मुस्लिम्स आल्सो रियलाइज दैट द टू नेशन थ्योरी वॉज वैलिड एंड डिस्पाइट टेम्परेरी अलायंस a long-term coalition with the Hindu was not possible. Despite its failure, the Khilafat movement inspired the Muslims of the subcontinent to continue their struggle for independence, which gave rise to the Pakistan movement in later years. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट जो थी ना, उसने पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा कर दी मुसलमानों में, सब कॉन्टिनेंट के। उन्हें ये एहसास हो गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, वो बहुत ज़्यादा अरसे तक इकट्ठे नहीं रह सकते। और बेशक ये फ़ेल हो गई थी खिलाफत मूवमेंट, लेकिन बाद में इसके असरात मुसलमानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे, क्योंकि इसी की वजह से तहरीक पाकिस्तान बाद के सालों में जो है ना, वो इसी की वजह से बुलंद हुई थी, यानी कि उसी का ही पहला हिस्सा था। रोल ऑफ द इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में इंडियंस का क्या रोल था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, जुलाई 1914 टू नवंबर 1918, द सब कॉन्टिनेंट वॉज द लार्जेस्ट ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, वो कहते हैं कि 1914 से लेकर 1918 नवंबर, ठीक है, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ना, जुलाई में शुरू हुई थी और नवंबर 1918 तक जारी रही थी। इसमें सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश कॉलोनियाँ, बौद्ध मुस्लिम्स एंड द हिंदूज प्लेज्ड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश इन दिस वॉर। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1.3 million इंडियन सोल्जर्स इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स एंड हिंदूज served in World War I, and over 74,000 of them sacrificed their lives and a large number of were wounded. वो कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश जो थे उनके लिए अपनी बहुत ज़्यादा मतलब जाने कुर्बान की। हिंदू भी थे और मुसलमान भी शामिल थे, यानी कि 74,000 इसमें वो तादाद बता रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन में, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। ज़ख्मी भी हुए और इनमें से बेशुमार मारे गए। 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स जो थे वो शामिल थे अंदाजे के मुताबिक। द ब्रिटिश हैड इनसिंसियरली प्रॉमिस्ड टू डिलीवर प्रोग्रेसिव सेल्फ रूल टू इंडिया एट द एंड ऑफ द वॉर। इंडियन मुस्लिम participated in this war even knowing that Turkey as only serving Muslim power in the world and seat of खिलाफत। अंग्रेज़ ने जंग के अख्ताम पर हिंदुस्तान को तरक्की पसंद खुद हुक्मरानी देने का मुखलिसाना वादा किया था। यानी कि अंग्रेज़ों ने ये वाले जो तमाम हिंदुस्तानी थे, यानी मुसलमान और हिंदू दोनों ने अंग्रेज़ों से जो वफादारी निभाई थी जंग में, अपनी जानें कुर्बान करके, और ज़ख्मी भी हुए बहुत सारे। तो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी उनसे वादा किया था कि वो उनको हुक्मरानी उनके हाथ में दे देंगे। ठीक है, कि हम आपकी बात सुनेंगे। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ये जानते हुए भी इस जंग में हिस्सा लिया कि दुनिया में सिर्फ तुर्की ही मुस्लिम ताकत और खिलाफत के मुकाम पर ज़िंदा है। यानी कि ये जानते हुए भी कि तुर्की को उनकी उस वक्त मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बरतानिया का साथ दिया। व्हेन द वॉर एंडेड विद ब्रिटिश विक्ट्री, यानी जब बरतानवी फ़तह के साथ जंग ख़त्म हो गई, जंग अज़ीम अव्वल की बात कर रहे हैं ये, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द प्लेज, यानी बजाय इसके कि बरतानवी लिहाज करते बरसगीर के लोगों का, उन्होंने क्या किया? प्लेज का मतलब होता है अहद वफा, यानी कि अब बरसगीर के लोगों ने उनके साथ जो अपना अहद तो निभाया था, तो अब उन्हें चाहिए था कि ब्रिटिश जो हैं वो वादा पूरा करते अपना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इम्पोज कर दिया द रिप्रेसिव रोल टैक्ट। ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर रोल टैक्ट मुसल्लित कर दिया। द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड कॉपरेशन शोड बाय इंडियंस इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर वाज डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ वॉर, गिविंग बर्थ टू मूवमेंट्स सच एज सिविल डिसोबीडियंस एंड खिलाफत मूवमेंट।
वो कहते हैं जी कि फिर वो जो जज्बा उनके अंदर वफादारी का अंग्रेज़ों के साथ यानी कि बरतानवियों के साथ मौजूद था वो ख़त्म हो गया, जो कि जंग के शुरू में बहुत जज्बे के साथ शामिल हुए थे, लेकिन जंग के आखिर पे सूरत हाल चेंज हो गई और फिर क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस और खिलाफत मूवमेंट की शक्ल में बगावत के जो उनके असरात थे वो जाहिर हुए, किसके, इंडियंस के। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट अ 7-member statutory commission commonly known as the Simon Commission appointed by British government reached India in 1928. 1928 में एक 7 रुकनी कानूनी कमीशन जो है वो पहुंचा। ठीक है। कहाँ पे, इंडिया में, जिसे आमतौर पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कमीशन को हिंदुस्तान में आईनी इस्लाहात तजवीज़ करने के लिए भेजा गया था। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट बायकॉटेड द कमीशन एज इट डिडंट इंक्लूड एनी इंडियन। तमाम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी सब कॉन्टिनेंट की, उन्होंने बायकॉट कर दिया इस कमीशन का, क्योंकि इसमें कोई इंडियन शामिल नहीं था। फाइंडिंग नो ऑल्टरनेटिव, कोई भी मुतबादिल ना हासिल होते हुए, द गवर्नमेंट आस्क्ड इंडियंस टू ड्राफ्ट प्रपोजल्स फॉर फोर्थ कमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जब हुकूमत ने देखा कि भाई कोई भी ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा है इसका, तो उन्होंने हिंदुस्तानियों से आइंदा आइन के लिए तजवीज़ तैयार करने को कहा। ठीक है। अ कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू वाज असाइंड द टास्क टू ड्राफ्ट प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मोतीलाल नेहरू की सरबराही में एक कमेटी को मुजव्वज़ा कानून आइन का मुसवदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। ठीक है। The main recommendations of committee commonly known as Nehru report were as follows. ठीक है। जो मेन रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की वो आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इंडियन शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, दिस मीन्स इंडिपेंडेंस विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि बरतानवी दौलत मुश्तरका के अंदर उन्हें सरबराही दी जाएगी। ठीक है। इंडियन शुड बी फेडरेशन विद द बाईकैमरल लेजिस्लेटर एट द सेंटर। ठीक है। हिंदुस्तान को एक फेडरेशन होना चाहिए जिसमें मरकज़ में 2 ऐवानी मुकन्नना होंगे। ठीक है। यानी कि मुकन्नना के 2 ऐवान होंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया एंड विल हैव द सेम पावर्स एज दैट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल जो होगा वह हिंदुस्तान का आईनी सरबराह होगा और इसके पास वही इख्तियारात होंगे जो हर बरतानवी वली अहद के हैं। देयर विल नॉट बी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई अलहदा से, अक़लियतों के लिए अलग वोटर नहीं होंगे। ठीक है। माइनॉरिटीज़ अक़लियतों को कहते हैं। ठीक है। देयर शुड बी 1/4 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एट सेंटर। मरकज़ में मुसलमानों की 1/4 जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी। पेज नंबर है हमारे पास 57। The Muslim rejected the report. According to them, it was reversal of Lucknow Pact. मुसलमानों ने इस रिपोर्ट को यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो थी इसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद करार दे दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ये लखनऊ पैक्ट की खिलाफ वर्जी थी। कायद-ए-आज़म रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम लीग डिमांडेड अमेंडमेंट्स इन द रिपोर्ट। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए कांग्रेस से कहा कि मुस्लिम लीग की तरफ से यानी कि कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप इस रिपोर्ट में तब्दीलियां करें, विच वर रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई। ही कंसिडर्ड इट, उन्होंने इसे फिर रास्तों की जुदाई समझा। ठीक है। पार्टिंग ऑफ द वेज, यानी कि कायद-ए-आज़म को ये समझ आ गई कि अब रास्ते जुदा हैं। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म।
आगे आ जाते हैं कायदे आज़म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 पॉइंट्स। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेहरू रिपोर्ट बाय कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से नेहरू रिपोर्ट के अप्रूवल के बाद कायदे आज़म वॉज कन्विंस्ड दैट द हिंदू मिडसेट इज इन इंडिया वॉज डिप्राइविंग द इंडियन मुस्लिम्स ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, माइंडसेट, सॉरी ये लफ्ज़ था माइंडसेट। कायदे आज़म को यकीन हो गया कि हिंदुस्तान में हिंदू ज़हनियत जो है ना वो मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम कर रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदू जो है वो सिर्फ़ अपनी ही जमात और अपने ही मज़हब के लोगों की बात करते थे। तो कायदे आज़म को यकीन हो गया था कि मुसलमानों के लिए कुछ अलग ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के जो हकूक़ थे उनकी हिफाजत के लिए ही वॉज अथोराइज टू ड्राफ्ट द प्रपोजल्स फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हें मुस्तक़बिल के आइन के लिए तजावीज़ तैयार करने का इख्तियार दिया गया था, यानी कि कायदे आज़म को। दीज डिमांड्स वर 14 इन नंबर, सो दे केम टू बी नोन एज जिनाज़ 14 पॉइंट्स। ये क्योंकि ये तजावीज़ात जो थी इन्होंने जो दी थी तजवीज़ डिमांड्स ये 14 थी, इसलिए इन्हें कायदे आज़म के 14 निकात के नाम से याद किया जाता है। द काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दीज डिमांड्स। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कौंसल ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट किया थ्रू अ रेजोल्यूशन, एक करारदाद के ज़रिए। ठीक है, द रेजोल्यूशन सेड दैट नो स्कीम फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट until and unless the demands of the Muslim in form of Jinnah's 14 points are incorporated in it। इस करारदाद में कहा गया कि बरसगीर मुसलमानों के लिए मुस्तकबिल के आइन की कोई स्कीम इस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक इसमें कायदे आज़म के 14 निकात की सूरत में मुसलमानों के मुतालबात पेश नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं एक्टिविटी। इन्होंने ये दी हुई है पिंक बॉक्स में, ये कह रहे हैं कि सर्च करें कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स और गैदर इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इन क्लास दैट ये टीचर के करने के काम होते हैं, मतलब करवाने की क्लास में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इलाहाबाद एड्रेस 1930। 1930 में जो खुतबा इलाहाबाद पेश किया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग convened its 25th annual meeting at Allahabad in December 1930, where Allama Muhammad Iqbal delivered his presidential address. The address gained prominence as it marked the turning point in ongoing Muslim struggle for separate identity. Allama Iqbal outlined vision of independent state for province with Muslim majority. I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. Then formation of a consolidated northwestern Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of northwest India. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1930 में अपना 25वां सालाना इजलास इलाहाबाद में बुलाया, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सदारती खिताब किया। इस किताब को अहमियत हासिल हुई क्योंकि इसने अलहदा शनाख्त के लिए जारी मुस्लिम जद्दोजहद में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, यानी कि ये एक बहुत अहम खुतबा इलाहाबाद जो है साबित हुआ तारीख़ में। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों के लिए आज़ाद रियासत का वर्जन पेश किया। ठीक है, यानी अल्लामा इकबाल ने ही तभी ये तसव्वुर सबसे पहले दिया था ना कि अब मुसलमानों को अपने लिए एक अलग वतन के बारे में सोच लेना चाहिए। मैं पंजाब, शुमाल, मगरबी सरहदी सूबा सिंध और बलूचिस्तान को एक अलग रियासत के तौर पर देखना चाहूँगा। बरतानवी सल्तनत के अंदर या बाहर, बरतानवी सल्तनत के बग़ैर
एक मजबूत शुमाल मगरबी हिंदुस्तानी मुस्लिम रियासत की तश्कील। मुझे कम अज़ कम मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों का आखिरी मुकद्दर मालूम होता है। ठीक है, इसमें अल्लामा इकबाल ने ये बात साफ़ तौर पे कह दी थी कि जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा तादाद है, इन इलाकों को इकट्ठा करके मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब मुसलमानों को एक अलग रियासत के तौर पे देखता हूँ। ठीक है, कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर है 58 और यूनिट नंबर 4 पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। तो अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद जो कि 1930 में उन्होंने पेश किया था चल रहा है। अल्लामा इकबाल मेंशन दैट मुस्लिम्स वर नॉट अ मेजॉरिटी बट अ कम्युनिटी एंड अ नेशन। मुस्लिम्स हैव civic significance with different, distinct and an exclusive identity. The basic demand was the rights for self-governance for Muslim of India. इस बात का मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुसलमान अक़लियत में नहीं है, बल्कि वो एक बिरादरी और एक कौम में है। ठीक है, कम्युनिटी कहते हैं बिरादरी को। मुसलमानों की शहरी अहमियत है जिसमें मुख्तलिफ अलग और एक खसूसी शनाख्त है। बुनियादी मुतालबा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ख़ुद मुख्तारी का हक़ था, यानी कि उन्होंने जो बुनियादी मुतालबा किया था वो मुसलमानों के लिए ख़ुद मुख्तारी का हक़ था। अल्लामा इकबाल के इलाहाबाद के खिताब का सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ नतीजा ये था, द मोस्ट इम्पैक्टफुल आउटकम ऑफ अल्लामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस, ये इस बात का मतलब है, वॉज दैट इट क्लियर्ड ऑल दैट कैन फ्यूजन एंड आंसर्ड द आइडेंटिटी क्वेश्चन फॉर मुस्लिम्स। यानी इसके ज़रिए मुसलमानों को एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल गया कि मुसलमानों की शिनाख्त क्या होगी। ठीक है, उन्होंने यानी डिक्लेयर कर दिया कि मुसलमानों की शिनाख्त उनके लिए एक अलग वतन है। इट स्ट्रेंथन्ड द स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम्स फॉर अ सेपरेट होमलैंड। इसने मुसलमानों को कुव्वत दी या तक़वियत दी, किसके लिए? जिद्दोजहद आज़ादी के लिए। ठीक है, आने वाले वक्तों के लिए कि वो अपने लिए अलग वतन का इंतज़ाम करें, उनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या है जी? कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस उर्दू में कहते हैं इसको, ये लंदन में हुई थी और इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी शोड ग्रेट रिजेंटमेंट ओवर साइमन कमीशन रिपोर्ट। कांग्रेस लॉन्च्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। रिजेंटमेंट कहते हैं नाराज़गी को। साइमन कमीशन रिपोर्ट पर भारतीय सियासी बरादरी ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया था। ठीक है, और कांग्रेस ने क्या किया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी और मुस्लिम्स रिजेक्टेड द रिपोर्ट एंड डिमांडेड, मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दी ये रिपोर्ट और उन्होंने डिमांड की कंसल्टेशंस विद ऑल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, मुसलमानों ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान में तमाम कम्युनिटीज़ में मशावरत का मुतालबा किया, यानी कि सब मिल के मशवरा करेंगे पहले तो फिर कोई बात होगी। मुसलमानों ने ये कहा, इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन अमंग इंडियन मैसेस। ठीक है, हिंदुस्तानी अवाम में बढ़ती हुई मायूसी के तनाज़ुर में द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड टॉक्स विद इंडियन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो क्या हुआ कि बरतानवी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि आइनी इस्लाहात के सिलसिले में मुसलमान हिंदुस्तानियों के साथ बातचीत करने का फ़ैसला किया गया, यानी कि उन्होंने फ़ैसला किया कि हिंदुस्तानियों के साथ बातचीत की जानी चाहिए आइनी इस्लाहात पर। फॉर दीज 3 राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, ठीक है, मशवरे और बहस मुबाहिसे में वर हेल्ड का ये जो 3 राउंड्स में ना ये हुआ था गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है, वर हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 1930, 1930 में मुनक्किद हुई लंदन में, टू 1932, 1930 में शुरू होकर 1932 तक, कॉमनली नॉन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, आमतौर पर जानी जाती है राउंड टेबल यानी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के नाम से। फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस कुडंट बियर एनी रिजल्ट एज कांग्रेस लीडरशिप डिडंट। वो कहते हैं जी कि मुशावरत और बहस के इन 3 दौरों के लिए 1930 से 32 तक लंदन में मुनक्किद हुई, जिन्हें
उर्फ आम में गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस के पहले दौर का कोई नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि कांग्रेस क़यादत ने शिरकत ही नहीं की। ठीक है, यानी कि कांग्रेस शामिल नहीं थी, तो इस वजह से नतीजा कोई नहीं निकल सका। फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस कुडंट बी ए रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड ड्यू टू अनरियलिस्टिक स्टैंस ऑफ गांधी दैट ही रिप्रेजेंटेड ऑल द इंडियंस। ठीक है, वो कहते हैं दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस गांधी के गैर हकीकी मौक़िफ़ की वजह से नाकाम हो गई कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते थे। ठीक है, और the recommendations were published by the government in 1933 in the reform of white paper later discussed in the British Parliament. Government of India Act 1935 based on these recommendations. ठीक है, ये सिफारिशात हुकूमत ने 1933 में वाइट पेपर की शक्ल में शाया की, जिन पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस की गई। इन सिफारिशात पर मबनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, अगर गौर किया जाए तो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में कांग्रेस की शिरकत जो है वो ना होने के, दो में तो वो शरीक ही नहीं हुए, और तीसरी में भी जो गांधी जी हैं उनके जो बयान था कि गैर हकीकी मौक़िफ़ की वजह से नाकाम होगी कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेज नंबर 58 आज का ख़त्म हुआ, और मैंने आपको पढ़ाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा हमने पढ़ा इलाहाबाद का एड्रेस था, 14 पॉइंट्स है कायदे आज़म के, रोल ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा था हमने, नेहरू रिपोर्ट थी। तो ये हमारा 58 पेज तक पहुंच गया है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, अभी जारी रहेगा।